सभी लोगों को नमस्कार रहेगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। वीडियो काफ़ी लेट रहा, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग जो रिकॉर्ड हो रही है उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस एज द सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। 1831 में सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है कि पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनल्स पहली बार जो है कि इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डिस्क्राइब किया एज ए सेल ऑर्गेनल्स किसे, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को सबसे पहले जो है कि सेल ऑर्गेनल्स की तरह डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और ये कहानी है 1831 की। बाद में उसमें बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने उस न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टैन किया। उस न्यूक्लियस को जो है कि बेसिक डाई से स्टैन किया और उसे क्रोमैटिन नाम देते हैं। फ्लेमिंग जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टैन करते हैं और उसे क्रोमैटिन नाम देते हैं। Later, the material of the nucleus was stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. Fleming के द्वारा chromatin नाम दिया गया है। The interphase nucleus when cell is not dividing has the highly extended and the elaborate nucleoprotein fiber called the chromatin. देखिए, इंटरफेजिक न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस हमें दो दो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, दो टाइप। उसी न्यूक्लियस को हम लोग दो टाइप में या फिर दो तरह से दो रूपों में दिख जाता है हमें। वही न्यूक्लियस जो है कि दो रूपों में दिख जाता है। एक रूप तब जब जो है कि सेल डिवाइड करने वाली जब सेल डिवाइड करने जाती है या फिर जब सेल डिवाइड कर रही होती है तब हमें न्यूक्लियस का एक रूप दिखता है। और जो दूसरा रूप होता है वो हमें दिखता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, जब सेल इन रेस्ट की फेज में होती है। और रेस्ट की जब फेज में होती है तो उस फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। उस फेज को क्या कहते हैं? उस फेज को कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जो है कि सेल की वो अवस्था है, सेल में न्यूक्लियस की वो अवस्था है जब सेल डिवाइड नहीं करती है। तो उस समय के न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस या फिर इंटरफेज का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं करती है उस समय का जो न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। उस समय अगर बात की जाए तो हैज़ हाईली एक्सटेंडेड इलाबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। उस समय जो है कि डीएनए जो है कि इलाबरेट डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि डीएनए एक इलाबरेट फाइबर के फॉर्म में रहता है, यानी कि धागे जैसी संरचना में रहता है उस समय जब सेल डिवाइड नहीं करती है। तो जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो उस समय के न्यूक्लियस को इंटरफेज का न्यूक्लियस कहते हैं। इंटरफेज का न्यूक्लियस कहा जाता है। इंटरफेज का न्यूक्लियस। और उस समय अगर देखा जाए तो उस समय जो है कि डीएनए जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए जो है कि फाइबर के फॉर्म में एक धागे जैसी संरचना के फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। अंडर ये क्या, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी जिसे कहते हैं न्यूक्लियाई। अगर सिंगल है तो न्यूक्लियोलस। कह रहा है कि ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया है हमें। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है? न्यूक्लियस, ये जो है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, अगर ये हम पूरा अगर एक सेल बना दें इधर, अगर हम एक सेल बना दें तो सेल अगर हम बना दें, ये रफली है एक बनाया गया है, अगर रफली बना दें तो ये जो है कि न्यूक्लियस हो जाता है ये हमारा। तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा जो एक इसे जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? इसमें जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इसमें जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो मैट्रिक्स अंदर जो तरल या फिर जो लिक्विड स्टेट जो मैट्रिक्स होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मैट्रिक्स घिरा है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो है कि दो लेयर होते हैं, इस मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं। एक होती है अंदर वाली लेयर होती है, एक होती है बाहर वाली मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास दो ठो, एक ठो अंदर वाली, एक ठो बाहर वाली। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये आगे एक्सटेंड करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, आगे एक्सटेंड करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और इस पे होते हैं राइबोसोम, इस पे राइबोसोम होते हैं। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ये जो है कि जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के मैट्रिक्स के कांटेक्ट में रहती है, यानी कि जो अंदर का मैट्रिक्स है जो तरल पदार्थ है उसके कांटेक्ट में रहती है, उसे ही तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके कांटेक्ट में रहती है। और जो है कि इसमें जो धागे जैसी जो स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसका नेटवर्क जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है। इसी क्रो इसी इसी जो न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग देखेंगे तो कहीं कहीं पे जो है कि स्ट्रक्चर, ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है कहीं कहीं पे ज़्यादा कंडेंस दिखाई देगा, कहीं कहीं पे कैसा दिखाई देने लगता है, कहीं कहीं पे जो है कि कंडेंस फॉर्म में दिखाई देने लगता है। हम्म। कहीं यहाँ पे देख रहे हैं ये कंडेंस फॉर्म में दिखाई देने लगता है। और इसमें देखा जाए तो इसके पास तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ऐसा होता है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कहीं कहीं पे कंडेंस फॉर्म में दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसी का इसका 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 नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस। इसे क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस नाम दिया गया है। जब ये अगर न्यूक्लियस जो है कि एक जो कि क्रोमैटिन का जो स्पेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस जो है कि कंडेंस फॉर्म जो होता है उसे न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर दो तीन पाए जाते हैं तो उसे जो है कि एक साथ न्यूक्लियाई कहते हैं। वही बात कह रहा है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी, एक या एक से जो है कि अधिक स्पेरिकल बॉडी, ये जो है कि स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी, इसे कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए दो मेम्ब्रेन कवर कर रही है, वैसे ही इसमें कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है, मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है। वन और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तब कहते हैं जब ये जो स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होती है, ढेर सारी है तो न्यूक्लियाई, अगर सिंगल है तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, इस न्यूक्लियर एनवलप को, न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है, जो एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, उस न्यूक्लियर एनवलप को रिवील करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए यार, कर्सर मुझे नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हैज़ रिवील्ड हुआ ये न्यूक्लियर जो एनवलप है उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हमें जानकारी प्राप्त हुई। विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस को जो कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर एनवलप खुद, कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, ये जो कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। और इस मेम्ब्रेन के बीच में देखें, यहाँ आप देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर एनवलप, ये जो है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होगा बाहर वाला, और ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन हो रहा है, देख। और ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियोलर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, विथ विथ ए स्पेस बिटवीन कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन ऊपर है, एक मेम्ब्रेन नीचे, इसके बीच में जो स्पेस है इसे कह रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। और ये जो है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है कि कितने का है, 10 to 50 नैनोमीटर, इसके बीच में क्या है, ये जो डिस्टेंस जो होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में 10 to 50 नैनोमीटर की है। ठीक है, forms the barrier between
बिटवीन द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, एंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और जो है कि साइटोप्लाज्म बाहर, तो इधर साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के को जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुद दो पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, और एक आउटर है एक इनर है। और इसके बीच में जो है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितने नैनोमीटर का होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म द बैरियर बिटवीन द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है, एंड द आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स है उसके बीच में। द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, यूजली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है कि जो हम अभी तक बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यूजली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ कंटिन्यूएशन रहती है, यानी कि आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है। एंड आल्सो बियर राइबोसोम, और उस पर राइबोसोम भी होते हैं, ऑन इट उस पर राइबोसोम होते हैं। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस, कई जगहों पे द न्यूक्लियर एनवलप जो है कि इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर, माइन्यूट पोर कह रहा है कि ये जो कई जगहों पे अगर देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वहाँ भी माइन्यूट पोर देखने को मिल जाएगा। ये पोर कैसे बना, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है ये जब फ्यूज करती हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जाके जब फ्यूज करती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज करती हैं, यहाँ पे एक पोर बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इससे इसके इसके हेल्प से ना जो कि जो चीज़ें इधर मान लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म में जो चीज़ें बनती हैं और जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन बनी है जिसकी ज़रूरत है न्यूक्लियस को, तो इसी पोर के थ्रू इधर अंदर आ जाएंगी। और कोई जैसे कि आरएनए जो है कि न्यूक्लियस में ही बनता है, वो आरएनए मूव आउट करके साइटोप्लाज्म में जाता है, तो वो इसी न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जाता है। और ये न्यूक्लियर पोर कैसे बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बना होता है। ठीक है, देखिए एट ए नंबर ऑफ द प्लेसेस, कई जगहों पे द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर, कई माइन्यूट पोर पाए जाएंगे, विच आर द फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, जो कि दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनेगा। दिस न्यूक्लियर पोर, ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, आर पासेस थ्रू द पैसेज थ्रू पैसेज थ्रू द विथ द मूवमेंट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन, और इस पास के थ्रू, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है कि आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट, कुछ प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में बनी है जिसकी न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरत है वो इसी पोर के थ्रू अंदर आएगी, और आरएनए या फिर कोई प्रोटीन जो न्यूक्लियस में बनी है अगर ज़रूरत है तो वो आरएनए और कोई कोई भी सबस्टेंस जिसकी ज़रूरत साइटोप्लाज्म में है इधर से इधर जाने का काम करती है। which move of the whi- which movement of RNA and protein molecule take place in both direction। ऐसा ही बात नहीं है कि जो कि कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म में ही आ रही, दोनों तरफ जा सकती है, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ, दोनों तरफ का डायरेक्शन है, दोनों तरफ में आने जाने की सुविधा है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म नॉर्मली देयर आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो है कि सेल जो होती हैं उनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, न्यूक्लियर वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई होती हैं, जो न्यूक्लियाई होती हैं, न्यूक्लियाई आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, मतलब कि कई सेलों में जो है कि न्यूक्लियाई का नंबर बदलता रहता है, कई सेलों में वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व दिया बदलता रहता है। अगर हम बात करें तो पैरामीशियम एक सेल है, पैरामीशियम जो है कि सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम में देखेंगे तो उसमें जो है कि न्यूक्लियाई का नंबर 2-3 हो सकता है। कह रहा है कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई पर सेल। हाँ, एक पैरामीशियम हो गया, टैपेटम हो गया, ये जो है कि ये सेल जो होती हैं इनमें न्यूक्लियाई का नंबर एक से ज़्यादा होता है। और मैं बात करूँ तो जो है कि कोकोनट का जो वाटर हो गया उसमें भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलेंगे। सम मैच्योर सेल, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है फिर से देखिए, नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली देयर इज़ वन
ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है नॉर्मली। लेकिन वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में वेरिएशन देखा गया, फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। जैसे कि पैरामीशियम में एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखा गया है। और जो है कि कोकोनट के वाटर में एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखा गया है। और जो है कि टैपेटम जो है कि प्लांट सेल है, टैपेटम टैपेटम जो है कि उसमें जो है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। कोकोनट वाटर यहाँ पे लिखा जा सकता है, कोकोनट वाटर, वाटर कोकोनट वाटर। सब मैच्योर सेल कह रहा है कि कुछ मैच्योर सेल में इवन लेक द न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल की अगर बात करें तो उसमें जो है कि न्यूक्लियस लेक होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसी कौन सी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? तो उसका नाम है जो ह्यूमन आरबीसी होती है, ह्यूमन की इरिथ्रोसाइट होती है। अगर वो मैच्योर है, मैच्योर स्टेट में अगर उसे देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स, कई मैमल्स की जो इरिथ्रोसाइट होती हैं जो मैच्योर होती हैं उनमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। एंड सीब ट्यूब जो कि एक प्लांट सेल है, वस्कुलर प्लांट है, वस्कुलर सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट, जो वस्कुलर प्लांट है उसकी सेल जो होती है सीब ट्यूब, इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है कि स्टेटमेंट क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियाई का नंबर वेरी कर सकता है। कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियाई का नंबर वेरी एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि पैरामीशियम मैंने बताया, कोकोनट का वाटर बताया और टैपेटम, ये 3 एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा भाई। हुँ? उसके बाद कह रहा है कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जब मैच्योर होती हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस हमें एब्सेंट मिलता है। हमने पहला क्या देखा, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है, पहला है इरिथ्रोसाइट, जो कि ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो अगर मैच्योर स्टेट में है तो उसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैमल की बात करें। और ये सीब ट्यूब जो है कि प्लांट में एक जो है कि सेल पाई जाती है, सीब ट्यूब सेल। अगर वो मैच्योर स्टेट में है तो उसमें भी न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड स्टेट है। देखिए मैं सिंगल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये लीजिए डबल मेम्ब्रेन हो गई। ये हम लोगों का हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे ही कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कह रहा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा एक क्रोमैटिन, जब क्रोमैटिन जैसे कि जो डीएनए होता है वो इंटरफेजिक न्यूक्लियस जो होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती उस समय जो डीएनए होता है, डीएनए वो होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में, ऐसे धागे जैसी संरचना में होगा। पर कहीं पे देखेंगे तो ये क्रोमैटिन जो है कि ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। वही कह रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन तो है ही है। द न्यूक्लियाई, इसी न्यूक्लियाई की बात करा, अगर ढेर सारे हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियाई। इसी न्यूक्लियोलस या अगर न्यूक्लियोलस की संख्या ज़्यादा है, 2-3 है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई और स्पेरिकल स्ट्रक्चर, हाँ बात सही है, गोल स्पेरिकल देखने को मिलेगी, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में है। द कंसिस्ट ऑफ द द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it not be membrane bounded। कह रहा है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस में जो चीज़ें पाई जा रही हैं इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही हैं। क्योंकि एज इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, जो यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और जो है कि न्यूक्लियोलस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही है। It is the site for the active राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है। देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, मैं भले सिंगल मेम्ब्रेन शो कर रहा हूँ, भाई नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, लीजिए डबल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो स्पेस है इसे कहते हैं न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और इनके बीच में जो है कि इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, इसे 10 से 50 नैनोमीटर का पेरी न्यूक्लियोलर स्पेस, मुझे न्यूक्लियोलर स्पेस ही आ रहा था याद, इसीलिए मैं ऊपर गया। पेरी न्यूक्लियोल पेरी न्यूक्लियोलर स्पेस, पेरी न्यूक्लियोलर स्पेस
राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, सिंथेसिस। देखिए ये क्रोमेटिन है हमारा, ठीक है, क्रोमेटिन थोड़ा सा कहीं कंडेंस हो गया, स्पेरिकल है, तो इसे न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। हो सकता है कोई सेल ऐसी है जिसमें ये दो ठो हमें न्यूक्लियोलस मिल गया, तो अब दोनों को साथ में क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में। इस मैट्रिक्स को क्या करें, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो थोड़ा सा कंडेंस, क्रोमेटिन का जो कंडेंस फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो है कि देखिए इसीलिए लिखा है कि इट इज़ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। हमारे इस ये जो डीएनए होता है, डीएनए से तीन तरह के राइबोसोम बनते हैं, मेनली तीन तरह के राइबोसोम बनते हैं। एम आरएनए राइबोसोम मैं बोल रहा हूँ यार, गलती, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। एम आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए, हमारा टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो एक डीएनए से जो है कि आरएनए बनता है, फिर आरएनए से आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो उसमें बनती है प्रोटीन। प्रोटीन डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 में देखेंगे। डीएनए से जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो है कि प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए पे कुछ लिखा रहता है, उसी से जब आरएनए जो है कि बनता है, जो कोडिंग रहती है उसे, उससे जब आरएनए बनते हैं, तो डीएनए से जो ये आरआरएनए जो है स्पेसिफिकली, ये आरआरएनए यहाँ पे जो है कि ज़्यादा मात्रा में बनता है। आरआरएनए ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये कौन सा है, न्यूक्लियोलस, या फिर ढेर सारे हैं तो न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट रहा इसे आरएनए को लेकर, ठीक है। सिंथेसिस लार्ज एंड द मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। लार्ज, बड़ा, एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल, उस सेल में होंगी जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट करेगी, या फिर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए भाई। You may recall that the interphase nucleus has loosely and the uh, in, indistinct network of nucleoprotein fiber called the chromatin, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में क्या कर रहा है, जैसे कि जब इंटरफेजिक न्यूक्लियस है तो उस समय डीएनए जो है कि इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क के फॉर्म में होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर वही है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर एक्चुअल में जो है कि उसी जो है कि डीएनए का जो फाइबर है उसी का नाम दिया जा रहा है। देखिए क्या है, इस सिस्टम क्या है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये देखिए डीएनए जो है ना हम लोगों का, न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो ऐसे धागे की संरचना में रहेगा, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, एमेटियन क्रोमेटिन। फिर धीरे धीरे इसी में कंडेंसेशन होता है, ऐसे जो है कि क्रोमेटिन थोड़ा पास पास आने लगेंगे, कंडेंसेशन होता है। तो इसी कंडीशन इस कंडेंसेशन को बांध के रखने के लिए कुछ चीज़ों की हेल्प ली जाती है, कुछ प्रोटीन की। उन्हें कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, उसे कहते हैं हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ऐसा है हुआ। फिर जो है कि इसका जो है कि इसका कंडेंसेशन आगे चालू रहा ऐसे ऐसे, और कंडेंसेशन, अब देखिए कंडेंसेशन बढ़ गया, कंडेंसेशन और बढ़ गया। जब कंडेंसेशन बढ़ा तो इसमें जो है कि कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन, अभी तो केवल डीएनए था, थोड़ा सा नेटवर्क बनाया तो थोड़ा सा नेटवर्क बनाया, फिर कंडेंसेशन हुआ है। कंडेंसेशन तो थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन लेकर कंडेंसेशन हुआ, फिर और कंडेंसेशन हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और प्रोटीन लगती है, उसे कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये देखिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। फिर ऐसे ही कंडेंस होते होते हमें क्रोमोसोम दिखने लगता है, ये देख रहे हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखने लगेगा, ऐसा। तो ये कंडेंसेशन की मैक्सिमम स्टेट है,
हैं, कंडेंसेशन की ये जो है कि मैक्सिमम स्टेट होती है, तब जाके हमें क्रोमोसोम दिखता है। पर अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, यानी कि वो इंटरफेजिक स्टेट में, इंटरफेजिक न्यूक्लियस है, इंटरफेज का न्यूक्लियस है, उसमें जो डीएनए है क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। वही बात कह रहा है, यू मे रिकॉल द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज लॉस एंड द इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन की बात आएगी, अभी तो इंटरफेजिक है, सेल डिवीजन नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए, मैं जब सबसे पहले इस टॉपिक को चालू किया तो वहीं पर मैंने इस बात को क्लियर किया कि भाई ये जो हमें हमारे सेल में न्यूक्लियस दिखता है, ये हमें वही न्यूक्लियस हमें दो अलग अलग रंगों में दिखेगा, दो अलग अलग टाइप पे एक ही न्यूक्लियस दो अलग अलग टाइप से दिखेगा। पहला टाइप वो जब हमारी सेल डिवाइड करने जाएगी तब एक रंग दिखाएगा, और एक रंग तब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, बैठी है यानी कि इंटरफेज में, तब हमें एक रंग दिखाएगा। तो जो पहला है इंटरफेजिक न्यूक्लियस है, यानी कि जब सेल रेस्टिंग स्टेट में है, तो उस समय डीएनए जो है कि क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। पर जैसे ही ये सेल डिवाइड करने की स्टेज में जाएगी, सेल डिवाइड करने उस समय हमें जो है कि ये जो डीएनए है क्रोमेटिन के फॉर्म में, वही डीएनए हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगेगा। आई होप भाई आप लोगों को समझ में आया हो यार, हैं। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन का जब डिफरेंट स्टेज चलता है, सेल्स को स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन का स्टेज, अलग अलग स्टेज जब चलते हैं, सेल डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है पूरा भाई, उसका एक चैप्टर है। यानी कि जब सेल डिवीजन वाली बात आएगी, तो उसमें जो है कि डीएनए हम लोगों को क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगेगा। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ये क्यों कह रहा है कि इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ये क्यों कह रहा है? देखिए, इसलिए कह रहा है कि जब सेल डिवाइड करने जाएगी, तो उसमें जो है कि ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा, और न्यूक्लियस धीरे-धीरे गायब होने लगता है। न्यूक्लियस धीरे-धीरे क्या होगा? गायब होने लगेगा। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है कि गायब होने लगता है, और हमें जो है कि क्रोमेटिन के स्थान पे जो है कि क्रोमोसोम दिखने लगेगा। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बारे में दिया है, डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए कंटेंस, यानी कि सॉरी क्रोमेटिन कंटेंस, जो है कि क्रोमेटिन जो है कि जिसे हम बार बार क्रोमेटिन नाम ले रहे हैं, उसमें क्या क्या है? क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, डीएनए रहेगा, क्रोमेटिन, अगर यहाँ पे मैं क्रोमेटिन लिख दूँ तो उसका क्या मतलब होता है? क्रोमेटिन का मतलब है कि उसमें डीएनए है, कुछ बेसिक प्रोटीन है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन हो गया, HIS, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं भाई, हिस्टोन प्रोटीन HP कर दे रहा हूँ, हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, यानी कि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। एंड आल्सो RNA, और थोड़ा सा RNA भी है, RNA, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्रोमेटिन को रिफ़र करती हैं, यानी कि अगर हम क्रोमेटिन नाम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम किन चीज़ों का नाम ले रहे हैं? इनडायरेक्ट हम लोग बेसिक प्रोटीन, वही दो बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ RNA और DNA एक साथ हम लोग नाम ले रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, जब हम क्रोमेटिन नाम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम किस किस चीज़ों को रिफ़र कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, क्रोमेटिन कंटेन, तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना। तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्रोमेटिन कंटेन, अगर हम क्रोमेटिन नाम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम लोग कितनी कितनी चीज़ों का नाम ले रहे हैं? पहली बार डीएनए, डीएनए की थोड़ी सी पैकिंग हुई, हिस्टोन चाहिए, थोड़ी पैकिंग और बढ़ाना है तो नॉन हिस्टोन चाहिए, और आल्सो आरएनए, ये सभी चीज़ें मिलकर क्रोमेटिन नाम को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। ये सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर, देखिए बायोलॉजी वहाँ पे जब जाएंगे, मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ पे 2.2 मीटर आएगा। हम ये क्वेश्चन कई बार आया भाई, मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नीट में देखिए ना आप जाके। ये सिंगल ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 2 मीटर लॉन्ग जो है कि डीएनए होता है। थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट 46 या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, या फिर इसी को 46 क्रोमोसोम लिखें। अगर इस पूरे में अगर हम लोग देखें कितना डीएनए है, कितना लंबा है, तो 2.2 मीटर हमें डीएनए लंबाई मिलेगी। देखिए, एक सिंगल ह्यूमन सेल में, अगर सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें, एक तो सेल लें, और उस सेल में जितने क्रोमोसोम है 23 पेयर या फिर 46 जो क्रोमोसोम हैं ह्यूमन में, अगर उसमें हम डीएनए की लेंथ की बात करें तो 2.2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर दिया है। 2 मीटर लॉन्ग हमें डीएनए के थ्रेड को देखने को मिलेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 46, वही बात है, या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यू विल स्टडी इन डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन फॉर्म ऑफ द
इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। वही बात है, मैं तो अभी बताया, मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में चलिएगा, वहाँ पे पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे क्या, मैं खुद पढ़ूंगा, साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है। एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम जो है कि विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड होगी तभी हमें क्रोमोसोम दिखेगा। इसेंशियली एंड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और द, ओ हो, देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। इसे, ये 2.2 मीटर लिखने का मतलब क्या है, ये 2.2 मीटर लिखने का मतलब क्या है, ये देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ पे। इसका मतलब ये है ना, इस बात को हमें इनडायरेक्ट वो बताना चाह रहा है, मैं हूँ कहाँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट इस बात को बताना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, मैं इसे मिटा दूंगा, अच्छे से समझाने में थोड़ा आराम रहेगा। देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, हैं, आप लोग समझ जाइएगा भाई कि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी रहेगा। ओहो, सो मच मिस्टेक है। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी रहेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है, ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये आगे कंटिन्यूएशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस पे जो है कि राइबोसोम है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा। अंदर जो है कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटिन से, डीएनए से, और न्यूक्लियोलस भी इसमें है, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम एक सेल के 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को देखें तो वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो इस बात को लिखने का क्या मतलब कि आगे देखिए, इतना बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा डीएनए, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी साइज देखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस साइज 10⁻�6 मीटर होती है। ये कहानी लिखी गई न्यूक्लियस की, 10⁻⁻6 मीटर की कहानी है। आ क्यों नहीं रहा है भाई, रुको अभी देखते हैं। ये देखिए 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। बहुत गधा वाला काम हो रहा है। 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये देखिए, इतनी छोटी जगह में हमें 2.2 मीटर की रस्सी रखना है, थ्रेड रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो उसे रखा जाता है कंडेंस करके, है। ये तो हमें 2.2 मीटर का पूरा डीएनए मिला है, उसे कैसे रखना है छोटी जगह में, उसे हमें कंडेंस करके, जैसे कि हम लोग रस्सी अगर मान लीजिए हमारे पास है, जो कि अगर इन जनरल में बात करूँ तो जो मोटर होता है, मोटर की जो पाइप होती है, उतनी बड़ी पाइप है, सीधे फैला के किसी घर में रखना होगा तो कैसे रख पाएंगे, वो तो नहीं, रखना संभव नहीं है भाई, सब फैला के रखें, वो तो खेतों में फैलाई जाती है ना। तो उसे रखने के लिए हम लोग उसे फोल्ड करते हैं, राउंड एंड राउंड गोल फोल्ड करके, तो घर के किसी कोने में लाके रख देंगे थोड़ी जगह में। उसी तरह ये भी है भाई। देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻6 मीटर का है, और जो है कि डीएनए है 2.2 मीटर का, तो उसे इस न्यूक्लियस में रखने के लिए किया जाता है फोल्ड। तो इसमें जो डीएनए की स्पेशल फोल्डिंग है, क्रोमेटिन रख लो, है, क्रोमेटिन के फॉर्म में, फिर थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन ले लो तो कंडेंस कर लो, फिर जो है कि थोड़ा सा और कंडेंस करना है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन लेकर और कंडेंस कर लो, ठीक है। फिर लास्ट में जो है कि ऐसे कंडेंस करते करते, यानी कि फोल्ड करते करते आपको लास्ट में जो है कि ऐसे क्रोमोसोम मिल जाएगा, ऐसे, जस्ट लाइक दिस भाई, ऐसे हमें क्रोमोसोम मिल जाएगा। वही बात कहा है। और उसमें क्या क्या हेल्प करेगा, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और जो है कि एग्जैक्ट जो है कि फोल्डिंग समझना होगा तो क्लास 12 के लिए बात किया। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली ड्यूरिंग डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड होगी तभी हमें क्रोमोसोम दिखेगा। essentially and the primary construction of the construction or centromere on the both sides describe structure kinetochore present. Centromere hold two chromatin and the chromosome based on the position of centromere. Chromosome can classify into 4 type, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाई कह रहा है कि आप क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे जो क्रोमोसोम बना है इसी के सहारे मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा। आप लोग इरेज हो जाइए, आप लोग मत दिखिए, चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। ये भाई अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, इसी इसी तरह से मुझे पता चलेगा ना भाई कि समझ में आ रहा है लोगों को, या फिर जो भी हैं मेरे जूनियर लोग भाई उन्हें समझ में आ रहा है, थोड़ी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। रात को 128 पे रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है भाई। मेहनत दिख रही है तो लाइक कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि बातें आप तक पहुंच गई हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कह रहा है कि जब सेल डिवाइड करेगी तब हमें ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा।
तो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, तो हमें हमें एक्चुअल में दिख क्या क्या रहा है। देखिए, हमें अगर इस थोड़ा सा और मैं जूम करूँ, मेरे पास है स्पेशल पावर, ये देखिए, अगर मैं और जूम करूँ तो स्पेशल पावर गड़बड़ा रही है। ये देखिए ऐसे, ये एंड ये 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 ऐसे ही है। थोड़ा सा मैं बीच में गैप क्रिएट किया हूँ और कुछ नहीं, नथिंग। ये देखिए, देखिए एक क्रोमोसोम में क्या है, ये देखिए, ये जो हाफ देख रहे हैं ना आप भाई, ये जो हाफ आप एक ठो देखेंगे, आपको मैं एक ठो निकाल दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखाया हूँ, ये है क्रोमेटिड, इसे कहते हैं क्रोमेटिड, TID, क्रोमेटिड। भाई आप पास में लिख लीजिए, मैं भले मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है, है तो इसे एक क्रोमेटिड ये कहते हैं, एक क्रोमेटिड ये हुआ। और दूसरा वाला भी अगर मैं सर्कल में बंद करूँ तो ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में हो गया, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। ठीक है, ठीक है। क्रोमेटिड नंबर एक, क्रोमेटिड नंबर दो, और इन दोनों क्रोमेटिड को पकड़ के रखने वाला जो स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमेटिड को पकड़ के रखने वाला जो स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मत रुक जाएगा भाई, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, ये पूरा दूसरा क्रोमेटिड है। इन्हें पकड़ के रखने वाला स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये तो हमने। और देखिए सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर आप देखेंगे तो एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा लगा हुआ, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का क्या काम होता है, काइनेटोकोर आपके सेल साइकिल में मैं देखूंगा, वहाँ पे ये है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इससे जो है कि स्पिंडल फाइबर आके लगते हैं, किससे लगते हैं, वो काइनेटोकोर से लगते हैं। ठीक है। एक एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, और जो दोनों क्रोमेटिड को पकड़ करके उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। एक कॉन्स्ट्रक्शन है, एक देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा जो है धंस गया है, यहाँ देखेंगे तो हल्का धंस गया है जो क्रोमेटिड है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और डिस्क जैसे स्ट्रक्चर लगा है सेंट्रोमियर पे, तो उसे हम लोग कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। देखिए, और एक क्रोमोसोम में अब देखिए, अगर हम एक दो तीन चार अगर ऐसे देखें, तो एक क्रोमोसोम में चार आर्म हो जाती है, आर्म नंबर एक, आर्म नंबर दो, आर्म नंबर तीन, आर्म नंबर चार, ये यहाँ तक तो आर्म हुई। अगर हम पूरा इसे ले लें एक साइड वाला, तो इसे कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, ठीक है। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, यानी पहला जो धसाव है दोनों क्रोमेटिड को पकड़ रखा है, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। अगर आर्म की बात करें तो भुजाओं की, तो बस इतना लेते हुए हम लोग कहेंगे एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में चार आर्म होती है। वही बातें यहाँ पे शो करेगा। एवरी क्रोमोसोम, ठीक है, एवरी क्रोमोसोम जो है कि हर एक क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन करेगी तभी हमें एक क्रोमोसोम दिखेगा। इसेंशियली है द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, प्राइमरी, यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, जो पहला धंसा है, उसे कहते हैं और द सेंट्रोमियर, उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ विद द डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, यानी कि इसी पे अगर देखेंगे तो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर लगे रहेगा, उसे कहेंगे काइनेटोकोर, आर प्रेजेंट काइनेटोकोर रहेंगे। सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर होल्ड, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जो कि सेंट्रोमियर होल्ड करेगा टू क्रोमेटिड, जो ही मैं यहाँ पे कह रहा था, क्रोमेटिड नंबर एक, क्रोमेटिड नंबर दो, दोनों को सेंट्रोमियर होल्ड करेगा। वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नहीं कहाँ चला गया मैं, हाँ, सेंट्रोमियर जो है कि होल्ड करेगा दोनों क्रोमेटिड को, सेंट्रोमियर क्या करेगा, दोनों क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम करेगा, टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में जो दोनों क्रोमेटिड है उसे होल्ड करने का काम कौन करेगा, सेंट्रोमियर। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे, नीचे कर लीजिए थोड़ा, इसी सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो है कि अलग अलग क्रोमोसोम में ऊपर नीचे रहता है ना भाई, देखो, किसी में एकदम मिडिल में रहेगा, किसी में मिडिल छोड़ के थोड़ा सा रहेगा, तो किसी में जो है कि एकदम यहाँ पे आ जाएगा, किसी में एकदम कोने ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस आधार पे जो है कि क्रोमोसोम को इसे बेसिस रखते हुए
बेस्ड ऑन द पोजीशन, इसकी पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 टाइप, 4 टाइप का हमें क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा। द मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये नंबर देख लीजिए, ये नाम देख लीजिए, पोजीशन देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब का सब, कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकते जो इंपॉर्टेंट नहीं। अरे भाई क्या कहूँ, बेस्ड ऑन द किसके आधार पे जो क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे। कितने कितने टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, 4 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, देखिए, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रहेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, मेटासेंट्रिक, ओ ओ ओ ओ मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम रहेगा, इसमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहेगा। सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहेगा। सेंट्रोमियर एकदम कहाँ रहेगा? बीच में। इसे कहते हैं, जब सेंट्रोमियर एकदम बीच में हो और ये जो ऊपर वाली जो आर्म है और नीचे वाली आर्म जब दोनों बराबर होती हैं, तो उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। वही बात कह रहा है, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ द मिडिल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मिडिल में होगा, फॉर्म करेगा टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो है कि ऊपर की दोनों आर्म आपस में बराबर होंगी और नीचे की दोनों आर्म बराबर होंगी, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में, जैसे कि मेटासेंट्रिक के अलावा सब मेटासेंट्रिक क्या, थोड़ा मेटासेंट्रिक एकदम बीच में है। अगर ये चीज़ें जो है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या फिर मिडिल से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए यहाँ पे अगर हो जाए, मिडिल से थोड़ा सा बस ऊपर गया है, ये मिडिल रहा है, इसे थोड़ा सा ऊपर, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है? हैज द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर, अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू द वन शॉर्टर आर्म। एक आर्म शॉर्ट हो जाएगी, एक आर्म जो है शॉर्ट हो जाएगी, एंड वन आर्म लॉन्ग, और एक आर्म जो है लंबी हो जाएंगी, जो कि ये आर्म छोटी हो गई और ये आर्म क्या हो गई? बड़ी हो गई। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऑफ द सेंट्रोमियर स्लाइटली क्लोज टू द एंड। एक्रोसेंट्रिक देखिए, एक्रोसेंट्रिक देखिए, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक से पहले टीलोसेंट्रिक देख लीजिए। टीलोसेंट्रिक मतलब होता है एंड पे, एकदम एंड पे, जो है कि सेंट्रोमियर कहाँ चला गया हो? एकदम एंड पे चला गया हो। टीलोसेंट्रिक कहाँ है? एकदम एंड पे। क्रोमोसोम हैज टर्मिनल ये कह रहा है क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि एकदम एंड पे, एकदम टर्मिनल पे अगर सेंट्रोमियर चला गया है, तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कैसा क्रोमोसोम? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसमें जो है कि जो सेंट्रोमियर है एकदम एंड पे चला जाता है, एकदम टर्मिनल पे चला जाता है, उसे कहते हैं टर्मिनल है, या फिर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्या है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड। अगर क्लोज टू एंड गया है, एंड पे नहीं गया है, क्लोज टू एंड गया है, तो उसे कहते हैं, उस क्रोमोसोम को कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, जिससे एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी आर्म का फॉर्मेशन होता है। टीलोसेंट्रिक तो ऐसा होगा, ये देखिए, ये सेंट्रोमियर यहाँ पे आ गया। और जो है कि आपका एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक में ये देखिए, एक बहुत छोटी, एक बहुत बड़ी, एक बहुत, ये आर्म जो है कि बहुत बड़ी, ये आर्म बहुत छोटी हो जाएंगी। देखिए एक बार फिर से, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहेगा, दोनों आर्म जो है कि इक्वल रहेंगी। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा बीच से स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा अवे दूर हो जाएगा, उसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और जो है कि एक आर्म शॉर्ट हो जाएगी, एक आर्म लार्ज हो जाएगी। और एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में जो है कि ये क्लोज टू वन एंड चला जाए और एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाए, बहुत छोटी है, ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही ना हो जाए, एक्सट्रीमली शॉर्ट, एंड वन इज़ वेरी लॉन्ग, और एक जो है कि बहुत बड़ी है। और ऐसे क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोसेंट्रिक, जब क्रोमोसोम सरकता सरकता एकदम टर्मिनल पे चला जाए, एकदम एंड पे चला जाए, तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा भैया, देखिए ये क्या दिया, ये तो देखिए हमारा क्रोमोसोम यहाँ तक यहाँ तक रहता था,
ठीक है। कई क्रोमोसोम में देखा गया है कि यहाँ पे एक थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन दिया गया है, थोड़ा-सा धँसाव देने के बाद कुछ क्रोमोसोम के पार्ट ऊपर बच जा रहे हैं? कुछ क्रोमोसोम के पार्ट ऊपर बच जा रहे हैं और जब फ्लेमिंग रंग रहे थे, जब फ्लेमिंग कलर दे रहे थे तो ये कलर भी नहीं लेते हैं। जब फ्लेमिंग कलर देते हैं तो कलर भी नहीं देते हैं लेते हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहा। सेकेंडरी इसे कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम देखिए, यानी कि ये देखिए जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं पहली बात कलर नहीं लेंगे, ठीक है? तो मैं कलर क्यों किया हूँ, कलर हटा दो। ये कलर नहीं लेंगे, एक दूसरा में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा। एक कंस्ट्रक्शन तो यहाँ मिला, जिसे सेंट्रोमियर कहा गया, और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलेगा जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इसमें देखिए ये मेटासेंट्रिक रहा, ये दोनों आर्म आपस में बराबर रहेंगे एकदम बीच में। मिडिल से थोड़ा जो है कि ऊपर गया है तो एक थोड़ी सी छोटी रहेगी और एक जो है कि बड़ी है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ठीक है? ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। जो है कि एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया कि ये एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई, एक आर्म जो है कि बड़ी हो गई। एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट है, ये जो आर्म है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली शॉर्ट है, और ये जो आर्म है एक्सट्रीमली लॉन्ग हो गई। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल एक्रोसेंट्रिक का। एक्रोसेंट्रिक का क्लोज टू द इंड, इंड के अगर पास जा रहा है, ये इंड रहा, इसके पास जा रहा है। अगर हम टीलोसेंट्रिक की बात करें तो देखो एकदम टीलोसेंट्रिक मतलब इंड पे ही चला गया, थोड़ी मोड़ी बची है, एकदम इंड पे चला गया तो इस पे एक बहुत बहुत लार्ज हो जाती है, और एक तो समाप्त ही मत पता लग रहा है कि समाप्त हो गई। ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिल रहा है एक तो, जैसे कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बावजूद भी कुछ 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 में, सब में नहीं, सब में नहीं भाई, सब में नहीं, कुछ में देखेंगे तो आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। ये एक नॉन स्टैंडिंग रहेगी, क्रोमोसोम का ही पार्ट है, नॉन स्टैंडिंग है, इसे हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है? देखिए सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम में हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। नॉन स्टेनिंग कलर नहीं लिया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है एट एक कांस्टेंट लोकेशन, यानी कि लोकेशन वहीं पे एकदम टर्मिनल वाले पे एकदम कोने में ही है, लोकेशन पे मिल रहा है। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना देता है। ये देखिए ये छोटा सा फ्रेगमेंट, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना दे रहा है, उसे क्या करें हैं, सैटेलाइट। क्या करें, सैटेलाइट, ठीक है? उसके बाद इस चैप्टर का जो ऑफिशियल लास्ट पॉइंट है वो है माइक्रो बॉडीज़। क्या है माइक्रो बॉडीज़? माइक्रो बॉडीज़ जैसे ही सभी यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, वैसे ही लास्ट में जो है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसल्स, छोटी छोटी वेसल्स हैं, माइन्यूट है। कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये माइक्रो बॉडीज़ है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। चाहे जिस ट्रिक का इस्तेमाल करिए भाई, क्योंकि ये लास्ट में है तो उतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं लोग भाई, भूल जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो माइक्रो बॉडीज़ है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसल, छोटी छोटी वेसल्स जिसे माइक्रो बॉडीज़ कहेंगे। दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम, इसमें है क्या, ढेर सारी एंजाइम है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल में एंजाइम को रखने वाली छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होती हैं। माइक्रो बॉडीज़, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। माइक्रो बॉडीज़ देखिए एनिमल में भी पाया जाएगा, प्लांट में भी पाया जाएगा, ठीक है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रहेंगे और इसमें रहेगा एंजाइम। इसमें क्या रहेगा, एंजाइम रहेगा, ठीक है? आगे समरी में कुछ पॉइंट है जो कि लोकेट किया गया, देखिए ये आगे एक्चुअली मिल जाएगा ना, इसलिए मिल जाएगा, कुछ ये लाइपोप्रोटीन नहीं मिला होगा। जो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट करेगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी दे आर टू टाइप, स्मूथ होते हैं जिस पे राइबोसोम नहीं है, और एक रफ होता है जिस पे राइबोसोम होता है। इस पे राइबोसोम होता है, स्मूथ पे राइबोसोम नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। इसे जो है कि क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बाहर स्टार मान लीजिए, यहाँ पे यहीं पे स्टार मान लीजिएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। द गाल्जी बॉडी इज द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, बात हो चुकी है। कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेक, गाल्जी बॉडी दो सेक होती है, सिस फेस, ट्रांसफेस।
एंड सिक्रीशन ऑफ द सेल एंड पैक्ड इन देम, यानी कि जो सिक्रीशन होता है वो उसको पैकेजिंग करने का काम गाल्जी बॉडी का है। देम एंड द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर जो है अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सेल के बाहर भी। इंट्रा सेलुलर लोकेशन पे या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? गाल्जी बॉडी। बात हो चुकी है। लाइसोसोम की बात हुई है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो कि सेल के अंदर जो है कि डाइजेशन का काम करता है। और हो सकता है कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है, जब सेल में दिक्कत होती है तो ब्लास्ट कर जाता है और पूरी सेल को ही गला देता है। लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं सभी का डाइजेशन ही कर देता है। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, बात सही है। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम जो है कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए स्पेसिफिक बात करें तो राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है, जिसकी एक्टिव सिंथेसिस होती है न्यूक्लियाई में या ये सब बात हो गई भाई। दीज अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है और इन एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जा सकता है। देखिए यहाँ से चीज़ें जहाँ पे हाईलाइट किया हूँ वो पढ़ने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू ही जनरेट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एटीपी जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प किस प्रोसेस थ्रू? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानकारी जो है वो तो हम लोग पढ़े हैं। दे आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, बाहर की कंटिन्यूस होती है, अंदर की जो होती है फोल्डिंग में होती है और फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है, जिसे क्रिस्टी और क्रिस्टा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ इनर मोड, क्रिस्टी और ढेर सारी हैं तो क्रिस्टा, क्रिस्टा एक सिंगल के लिए, क्रिस्टी ये प्लूरल के लिए ढेर सारी को क्रिस्टी कह रहे हैं, सेवरल है, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में बात हुई। प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हुआ है। प्लास्टिक या पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। यूग्लिनॉइड्स भी कहा था वहाँ पे पहले, अगर देखेंगे ध्यान दीजिएगा तो। क्या ध्यान भाई, तो आप लोगों को पता है, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ। एक फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग एनर्जी। हाँ वही क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को ट्रैप, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। बात यहाँ से चालू होती है। द ग्रेना इन द प्लास्टिक, प्लास्टिक में जो ग्रेना है वो लाइट रिएक्शन, वहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। ये चीज़ें नहीं लिखी गई, ये चीज़ें जो है कि फोटोसिंथेसिस में मिलेंगी भाई। पर ये चैप्टर है, मान लीजिए कोई चैप्टर वाइज टेस्ट होने लगा और उठा दिया गया तो है। द ग्रेना इन द प्लास्टिक इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड जो स्टोमा होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। स्टोमा में कैसी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। और जो है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? जो ग्रेना है, ठीक है। एंड ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इन जनरल बाकी पढ़ लीजिएगा भाई, वो सभी चीज़ें पता हैं। ये कैरोटीन और जेंथोफिल पे बात हो गई है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे देखिए जो है कि इनर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में रहती है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगी। ये अंदर वाली न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। और ये किसके? क्रोमेटिन जो धागे हैं उसके कांटेक्ट में ये रहेगी ना अंदर वाली मेम्ब्रेन, वही लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमेटिन। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। थैंक यू एंड थैंक यू।